तो लास्ट क्लास में हमने स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट ऐसा कुछ लिखे थे, ठीक है। तो डायस्टोल सिस्टोल के बारे में हम थोड़ा बहुत बात किए थे लास्ट में, है ना, उसी के बारे में कंटिन्यू करते हैं अपन। तो हमने ये देखा था कि सबसे पहले जो है आपके वेना केवा लिखे थे नाम, वेन्स के नाम, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके ऑरिकल में लेके आएंगे। कौन से ऑरिकल में? राइट ऑरिकल में, ठीक है। उसी समय लंग्स से प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। तो ये दोनों एक साथ होगा। सबसे पहला आपका स्टेज होता है ऑरिकुलर क्या, डायस्टोल की सिस्टोल। रिसीव करने के लिए रिलैक्स चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन चाहिए? रिलैक्सेशन, यानी कि सबसे पहले क्या होने वाला है? ऑरिकुलर डायस्टोल, सबसे पहला स्टेज हमारा वो रहेगा, ठीक है। चलो इसमें लिखते हैं फिर। स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट एंड फ्लो ऑफ ब्लड ऐसा लिखिए ना, तो इसमें लिखना the heart is formed of 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 cardiac muscles, cardiac muscles, ना। ये तीसरा टाइप का मसल सेल्स हम पढ़ते थे 9th क्लास में, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल एंड कार्डियक मसल, ठीक है। जो स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रेटेड जैसा था बट फंक्शन वाइज वो अनस्ट्रेटेड था। फंक्शन वाइज अनस्ट्रेटेड क्यों? क्योंकि ये भी हमारे विल पे काम नहीं करता है, समझ रहे हैं? इट इज एन इनवॉलंटरी मसल, ये आपके मर्जी का इंतजाम नहीं करेगा, वो अपना रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट अपने आप होता रहेगा और थकेगा भी नहीं। ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ना, ये अनस्ट्रेटेड मसल्स की है। बट स्ट्रक्चर वाइज जैसे स्ट्रेटेड मसल में थोड़ा याद दिलाता हूं आपको, स्ट्रेटेड मसल्स कुछ ऐसे होते थे, एक थे उनका शेप ऐसा स्प्रिंग ऐसा रहता था, कुछ शेप सिलेंड्रिकल जैसा, और उनके पास अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते थे। याद आ रहा है ऐसा कुछ? इसी के कारण उसको स्ट्रेटेड कहा जाता था। स्ट्राइप्ड मसल्स, इनमें ऐसे काले और व्हाइट की लाइनिंग्स होती थी, तो स्ट्रक्चर में वो स्ट्रेटेड जैसे थे। स्ट्रेटेड मसल्स कहाँ होते हैं? हमारे आर्म्स में, लेग्स में स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं जो हमारे विल पे काम करते हैं। स्ट्रक्चर वाइज वो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो कार्डियक मसल भी स्ट्रक्चर वाइज ऐसा ही है। कार्डियक मसल कुछ ऐसा रहता है, ब्रांच जो रहता है, ये एक और इसके पास डिफरेंस का पॉइंट था, ठीक है। ये ब्रांच मसल रहते थे, स्ट्रेटेड जैसे सिलेंड्रिकल है बट ब्रांचेस है, जैसे इसकी ब्रांच नहीं है ना, बट इसकी ब्रांच है, देखो, ठीक है। और यहाँ पे भी अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होंगे, लाइक दिस। और तीसरे टाइप का जो मसल रहता था वो स्पिंडल शेप होता था, लाइक दिस, और ये स्मूथ होता था। इसके पास इस तरीके का कोई स्ट्राइप्स नहीं होते थे, ब्लैक एंड डार्क एंड व्हाइट कर, ठीक है। तो दिखने में इसके जैसा कार्डियक मसल और फंक्शनिंग में इनके जैसा। फंक्शनिंग में मतलब इनवॉलेंटरी एंड डज नॉट गेट टायर्ड, ठीक है। ये आपका 9th का पार्ट है ना। प्रॉपर्टी में इनके जैसे, इनकी प्रॉपर्टी है ये, तो प्रॉपर्टी में ये इनके जैसे है और स्ट्रक्चर में ये इनके जैसे है, क्लियर है? So the heart is formed of cardiac muscles which have the properties of which have the properties of which have the properties of which have the properties of। अब देखो, कोई भी मसल सेल्स हो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तो करता है, तभी हम हाथ भी मूव कर पा रहे हैं, बिकॉज हाथ के मूवमेंट के समय भी आपके मसल सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। बट इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थोड़ा रिदमिक है। रिदमिक का मतलब क्या होता है? एक रिदम का मतलब क्या होता है? एक फ्लो, समझते हैं? रिदम का मतलब एक कंटिन्यूअस फ्लो में वैसे ही चलेगा, जैसे इसका अपन बोलते हैं लप डप लप डप, ऐसे आवाज आती है अपन इसको सुनेंगे तो ये कंटिन्यूअस फ्लो में है, राइट। एक कांस्टेंट तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कर रहा है, रिलैक्स
धीरे कर रहा है, या कभी कॉन्ट्रैक्ट लेट से कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट धीरे कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स फास्ट हो जाएगा जब आपका एक्सरसाइज वाले स्टेट में आएंगे, वरना अगर मैं नॉर्मल स्टेट में हूँ तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक रिदमिक मूवमेंट, रिदमिक फैशन में होगा, समझ रहे हैं। बट हैंड के मसल्स, लेग्स के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रिदमिक सेंस में नहीं होता, रिदमिक फैशन में नहीं होता, ठीक है। तो लिखना at the properties of rhythmic contraction and relaxation। rhythmic की स्पेलिंग क्या होगी? RHY, rhythmic, THMIC, RHY THMIC, rhythmic contraction and relaxation, rhythmic contraction and relaxation। Stop. Contraction of cardiac muscles is called contraction of cardiac muscles is called contraction of cardiac muscles is called systole, 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 ठीक है। While relaxation of cardiac muscles is called relaxation of cardiac muscle is called diastole, ठीक है। याद करने का मैंने ट्रिक बता दिया था, PR करके याद रखना। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। चलो अब फर्स्ट स्टेज लिखना, फर्स्ट पॉइंट डाल के। सबसे पहले क्या होगा, आपके ऑरिकल का डायस्टोल होगा, रिलैक्स होंगे तब तो वो रिसीव कर पाएंगे, और रिसीव करेंगे तब तो वो नीचे कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे वाले वेंट्रिकल्स को दे पाएंगे ब्लड। तो सबसे पहला स्टेज होता है ऑरिकुलर डायस्टोल। लिखो, या मैंने ऑरिकल का एक और नाम क्या बताया याद है किसी को? एट्रिया, ठीक है, एट्रिया। तो एट्रियल डायस्टोल भी लिख सकते हो। सबसे पहला स्टेज हो जाएगा एट्रियल डायस्टोल या ऑरिकुलर डायस्टोल, सही है दोनों का मतलब ना, एट्रियल या ऑरिकुलर डायस्टोल, ये सबसे पहला स्टेज होगा, जहां पे आपके दोनों ऊपर के ऑरिकल्स रिलैक्स मोड में रहेंगे एंड दे आर रेडी टू रिसीव ब्लड। एक रिसीव करेगा, कौन सा? राइट। एक रिसीव कौन सा करेगा? मैं कौन सी किसकी तरफ जा रहा हूँ? राइट में जा रहा हूँ, तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड, और दूसरा रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। चलो इसमें लिखना, इन दिस ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन हमने और कहां पे देखा था इसके अलावा? डायफ्राम। बट आपके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या हो रहा था? लंग्स में, लंग्स का एरिया बढ़ रहा था। अगर लंग्स रिलैक्स मोड में है तो एरिया ज्यादा है, दैट मींस एयर कैन कम इन। एरिया है ना, एरिया बढ़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा तो एयर कहां से आएगा अंदर, ठीक है। तो इन दिस atrial muscles relax, in this atrial muscles relax, so atria increases in size, so atria increases in size, so atria increases in size and receive the blood from the veins, and receive the blood from the veins, and receive the blood from the veins। veins सही लिखे ना, दोनों एट्रिया या दोनों ऑरिकल आपके वेन से ही ब्लड रिसीव कर रहे हैं। ये इम्प्योर ब्लड रिसीव कर रहा है दोनों वेना केवा से, और ये प्योर ब्लड रिसीव कर रहा है पल्मोनरी आर्ट वेन से। पल्मोनरी वेन ही तो है ना, पल्मोनरी वेन ही लंग्स से प्योर ब्लड को लेके आ रही है।
तो ये कहना सही है ना कि दोनों एट्रिया वेन्स से ही ब्लड रिसीव कर रहे हैं, सही है ये कहना? तो दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन्स, फुल स्टॉप. राइट ऑरिकल रिसीव्स, right auricle receives, right auricle receives, क्या लिखे आगे? deoxygenated blood. अब होश में रहना लिखते समय, क्या बेहोशी में मत लिखो. right auricle receives deoxygenated blood from body parts, from body parts. और किसके थ्रू मिल रहा है वो भी लिख लेते ना, बाय ग्रेटर वेन्स. इनको ग्रेटर वेन्स बोलते हैं. नाम अपने पढ़ा है वेना केवा, ब्रैकेट में लिख भी लेना, वेना केवा. सुपीरियर इंफीरियर लिखे थे ना आप लोग लास्ट क्लास में, उसके नाम. सुपीरियर अपर बॉडी पार्ट से लेके आएगा, इंफीरियर लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएगा. ठीक है, नींद में है. ठीक है, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स बाय ग्रेटर वेन्स. यहां हो गया इतना सबका. वाइल वाइल वाइल, अब यही सेम स्टेटमेंट लेफ्ट ऑरिकल के लिए आप लोग लिख लो. वाइल होगा, देखो कौन रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा, कहां से रिसीव करेगा, किसके थ्रू रिसीव करेगा, 4 चीजें लिखनी है. हो पाएगा? वहां स्मॉलर मत लिख देना, उसका तो अलग नाम है ना भाई, पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, रीड करो क्या लिखो जोर से. ठीक, ठीक है ऐसा सब. while the left auricle receives oxygenated blood, oxygenated blood कहां से रिसीव करेगा? फ्रॉम लंग्स बाय पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेज हुआ. ठीक है, नाउ राइट सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज, अब वो रिसीव करके उसको अंदर भेजेगा ना ब्लड को, राइट? तो सेकंड स्टेज में लिख लेना एट्रियल सिस्टोल. इसी के अंदर अपन लिख देंगे कि यहीं पे वेंट्रिकल रिलैक्स भी होंगे. अगर ये दे रहा है तो वो लेना भी तो चाहिए ना, तभी तो प्रोसेस कंप्लीट होगा. ठीक है, चलो इसमें लिखो इट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स contraction of atrial muscles, it involves contraction of atrial muscles due to this, full stop डाल के लिखना, due to this, due to this deoxygenated blood, deoxygenated blood, deoxygenated blood is pumped into, is pumped into, PUMPED, is pumped into right ventricle. सही लिख रहे हैं, राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा. ठीक है, pumped into right ventricle while अब कंप्लीट करो सेंटेंस. होगा? पढ़ दे जोर से. While oxygenated blood is pumped into the left. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड का ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल का लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा. क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अनीश, आदित्य, एक लाइन और इसमें लिखा, देखिए अपन वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के बारे में कुछ ऊपर नहीं लिखे थे ना नाम में,
Repeat line only ना, ventricles relax to receive the blood. Ventricles इसी में ही ना, क्योंकि वो जब दे रहा है तो ये लेगा उसी समय, तो ventricles relax to receive the blood. Ventricles relax to receive the blood. ठीक है. थर्ड स्टेज ventricular systole. Ventricular systole. Ventricular systole. वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सब आपके दोनों जो ऑरिकल्स थे वो रिलैक्स भी कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुके हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर चुके हैं, बस वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन ही बचा हुआ, राइट. तो ये आपका लास्ट फेज होगा वेंट्रिकल सिस्टम. इसमें लिखना, इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स. इट इन्वॉल्व्स contraction of ventricular muscles. It involves contraction of ventricular muscles. Stop. Due to this, deoxygenated blood कहां से जाएगा? राइट वेंट्रिकल से निकलेगा ना, क्योंकि अभी तो राइट वेंट्रिकल में आ चुका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल कहां जाएगा? हाँ, कौन ले जाएगा? अरे आर्टरी. हाँ, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज कैरीड टू द लंग्स, is carried to the lungs by pulmonary artery. कंप्लीट करेंगे सेंटेंस. pulmonary artery. और वाइल के बाद क्या लिखना है आप लोगों को पता है. कंप्लीट द सेंटेंस. वाइल. ठीक है, जल्दी. कुछ बोल रहे हो शौर्य? पेज नंबर 106 को डायग्राम दिया हुआ ना, फिगर 6.11. इसके लिए जगह छोड़ देना, ये आप लोग बना के लेके आना नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, वो डबल सर्कुलेशन शो कर रहा है. ठीक है, अपन डबल सर्कुलेशन पढ़ चुके हैं, बट वो डायग्राम में आप इसको एज अ डबल सर्कुलेशन का डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, पेज नंबर 106 में फिगर 6.11. ठीक है, क्लियर है? सब कंप्लीट कर लिए सेंटेंस. और क्या लिखे कृतिका, बोलोगे? हाँ, नैतिक कंप्लीट कर. क्या लिखा? वाई अरे पूरा सेंटेंस पढ़ना, क्या लिखा है? वाई से ही पढ़. ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ना, फ्रॉम होगा ना भाई, पहले वर्ड वहां से निकल रहा है ना, तो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल. फिर हाँ, पढ़ अनिश, क्या लिखा है? वाइल क्या? वाइल के बाद सीधा फ्रॉम. अरे ऊपर किसके बारे में बताए हैं अपन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज कैरीड टू द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां जाता है, कौन लेके जाता है? लक्ष्य. Oxygenated blood is carried from
बाय, है ना। अरे जैसे अपन ऊपर का सेंटेंस लिखे वैसे ही तो ये लिखना है, इसमें आप लोग ऊपर नीचे आगे पीछे क्यों किए कुछ चीजें, सीधा लिखते हैं while oxygenated blood from left ventricle is carried to other body parts by systemic aorta या simple aorta. वही एओर्टा को सिस्टमिक एओर्टा बोलते हैं बिकॉज़ वो पूरे बॉडी सिस्टम में जा रहा है। तो आप सिस्टमिक एओर्टा लिखो या सिंपली एओर्टा लिखो, एक ही मतलब है, ठीक है। उधार लिया, बाकी सब ठीक लिखा है ना ऊपर का, ठीक है। By oxygenated blood from left ventricle is carried to other body parts by aorta, ठीक है। चलो ठीक, ब्लड प्रेशर नेक्स्ट थिंग डालना, ब्लड प्रेशर ये अपना ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स का लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देख लेंगे। ब्लड प्रेशर इसके बारे में बात किया ना थोड़ा बहुत, तो 120/80 लिखा था मैंने, बताया था कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक अडल्ट का, जिसमें पहला जो 120 mm होता है वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है, बिकॉज सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के समय ही प्रेशर ज्यादा जाएगा ब्लड के ऊपर, ठीक है। और एक आपका होगा रिलैक्सेशन के समय, उसका प्रेशर कम होगा, ठीक है। ओके, तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन लिखना, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, it is the pressure exerted by, it is the pressure exerted by the blood, it is the pressure exerted by the blood, इसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है आर्टरी की वॉल्स के ऊपर ना, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड on the wall of blood vessel, on the wall of blood vessel, on the wall of blood vessel in which it is present, exerted by the blood, और किसके ऊपर exert कर रही है, तो on the walls of the blood vessel, ठीक है, in which it is present, तो not just artery, अगर वेन से ही फ्लो करे तो कुछ तो प्रेशर होगा ना, भले कम होगा बट प्रेशर तो होगा, क्योंकि वहां पे ब्लड स्लो स्पीड में ट्रैवल करता है। इन वेन्स हमने लिखा है ना दोनों का डिफरेंस, कि आर्टरीज में ब्लड फ्लोज विथ हाई स्पीड जर्क हाई प्रेशर, और वही वेन्स में द ब्लड फ्लो विथ लो स्पीड लो प्रेशर विदाउट एनी जर्क, तभी तो वेन्स में वॉल्व है ना। दैट इज व्हाई वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो, क्योंकि वहां पे ब्लड स्लो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ओके, ये इसका डेफिनेशन हो गया, दो टाइप का लिखना है इसमें। ब्लड इज ऑफ टू टाइप्स, सॉरी ब्लड प्रेशर इज ऑफ टू टाइप्स, ब्लड प्रेशर इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट लिखना सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये कॉन्ट्रैक्शन के समय फील करेंगे। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के समय जो प्रेशर फील करेंगे वॉल्स ऑफ द वेसल, उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे, ठीक है। बायोकंडक्टर का डेफिनेशन लिख लो, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, it is the pressure exerted by the blood on the wall of blood vessel, on the wall of blood vessel, it is the pressure exerted by the blood on the wall of blood vessel, वो भी कब, during the period of, during the period of, during the period of maximum, during the period of maximum ventricular systolic contraction, during the period of maximum ventricular systolic contraction। ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आ रहा है जो लिखे हैं, रीड करो वापस से। It is the pressure exerted by the blood on the wall of the blood vessel, कब, during the
मैक्सिमम वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फुल स्टॉप। इन अ नॉर्मल रेस्टिंग अडल्ट, इन अ नॉर्मल रेस्टिंग अडल्ट, इन अ नॉर्मल रेस्टिंग अडल्ट, रेस्टिंग अडल्ट का मतलब है कि आप कुछ हेवी एक्सरसाइज के बाद ये काम ना करें मेजरमेंट का, क्योंकि अगर आप हेवी एक्सरसाइज के बाद या चल के आए और दौड़ के आए और तुरंत बोले सर मेजर कर दो, तो उस समय प्रेशर हाई ही आएगा, क्योंकि आपने ये जो एक्टिविटी की उसके कारण आपके ब्लड, आपके सेल्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई, राइट। अब उसको पूरा करने के लिए हार्ट तेजी से काम करेगा, हार्ट तेजी से काम करेगा मतलब वो ज्यादा फास्टली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, तो उससे प्रेशर आपका हाई ही आएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आप जाएंगे भी डॉक्टर के पास ना, तो वो पहले आपको थोड़ी देर बैठाते हैं, तुरंत लाके वो स्पिग्मो मैनोमीटर लगा देते हैं। क्या इस डिवाइस का नाम क्या होता है? स्पिग्मो मैनोमीटर, जिससे वो ब्लड प्रेशर को नापते। देखें कभी वो डिवाइस? आजकल तो डिजिटल डिवाइस भी आ गए, मशीन आ गई छोटी सी, है ना, उसके ऊपर उसके पास उसमें भी एक बैंड होता है जो आप यहाँ बांध लो, है ना, और बस एक बटन दबा दो, उसी मशीन से वो पूरा आपका जो बैंड है उसमें हवा फिल होगी और वो इतना टाइट करेगा आपके इस मसल्स को कि यहाँ का ब्लड फ्लो को पहले वो रोक देगा। बहुत टाइट करता है, आप लोग शायद नहीं मेजर किए होंगे, नहीं आया होगा सब नंबर, ठीक है। तो बच्चे है ना, अभी तो टाइप का ब्लड प्रेशर, है ना, ये तो सब नॉर्मल चीज है, टेंशन देते हैं अभी तो अपन, टेंशन लेते नहीं है अपन, नहीं, पेरेंट्स को टीचर्स को अभी टेंशन देने वाला टाइम है, बाद में टेंशन लेने वाला टाइम आएगा, ठीक है। तो इसको जब इतना टाइट कर देते कि ब्लड यहाँ का यहीं रुक जाए, ठीक है, और फिर स्टेथोस्कोप यूज करते हैं डॉक्टर्स, अगर वो मैनुअली मेजर कर रहे हैं ना, तो दे यूज स्टेथोस्कोप यहाँ लगाने के लिए उस बैंड के नीचे, ताकि जब जैसे ही प्रेशर उससे रिलीज करे, उनके पास एक छोटा सा ब्रीफकेस जैसा रहता है जिसके अंदर मैनोमीटर रहता है। मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। इसको ओपन करके जब वो हवा भरते तो उसको एक क्या रहता है उनके पास, एक बलून टाइप का, एक पंप टाइप का रहता है, जिसको वो दबा दबा के आपके उस पंप में हवा भर देते हैं पूरी, और उसके ऊपर एक नॉब रहता है, वो नॉब को जैसे ही ओपन करेंगे ना पूरा हवा निकल जाएगा। तो एक बार पूरा वो टाइट करेंगे, ब्लड रुक जाएगा। उन्होंने स्टेथोस्कोप पहना हुआ, वो देखेंगे, उनको कैसे पता चलेगा ब्लड का फ्लो रुक गया है? क्योंकि स्टेथोस्कोप से कुछ आवाज नहीं आएगी ब्लड के फ्लो में, कोरट कोफ साउंड आता है इसमें, तो अगर आप सुनेंगे ना, है ना, यहाँ से तो ठीक है वो लब टाइप का आवाज आएगा, बट ये जो ब्लड का फ्लो है ना, उसका कोरट कोफ करके साउंड आता है, लिखा है उसमें, ठीक है। तो जैसे ही वो साउंड बंद होगा मतलब समझ जाएंगे वो कि ब्लड का फ्लो यहाँ रुक गया है। उसके बाद वो तुरंत से नॉब को खोल देंगे ताकि यहाँ का जो पूरा हवा है वो निकल जाए। जैसी हवा निकलेगा तो प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा जो आपने उससे बैंड से भरा था, अब वापस से ब्लड फ्लो होना चालू होगा, तो फिर साउंड आने चालू हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो उससे वो मतलब एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक प्रेशर का रीडिंग नोट करते हैं, वो मैनोमीटर को देखते हैं। जहां साउंड आना बंद हुआ, साउंड वापस स्टार्ट हुआ, तब वो रीडिंग देखते हैं, ठीक है। और फिर एक बार जब साउंड वापस से बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वो हाई प्रेशर में था इसलिए आपको साउंड आ रहा था, पर ऐसे नॉर्मली आप लगा के सुनोगे तो साउंड नहीं आएगा, तो जहां वो साउंड बंद हुआ वो आपका सेकंड प्रेशर हो जाएगा। तो ऐसे दो प्रेशर वो नोट डाउन कर लेते, समझ में आ रहा है? द डिवाइस इज नोन एज स्पिग्मोमैनोमीटर व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। चलिए, हाँ, क्या लिखे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन हो गया पूरा। इन अ नॉर्मल रेस्टिंग, समझ रहे हैं रेस्टिंग एडल्ट का मतलब क्या है? कि आप चल के आओगे, दौड़ के आओगे तो तुरंत आपका ब्लड प्रेशर नहीं नापा जाएगा, 2 मिनट आपको रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे ताकि आपका जो हार्ट है वापस नॉर्मल फंक्शन में आ जाए, ओके। तो इट इज अबाउट 120 mmHg इन अ नॉर्मल रेस्टिंग एडल्ट, इट इज अबाउट 120 mmHg, 120 mmHg, 120 mmHg। mm तो मतलब समझते हैं मिलीमीटर, और Hg आपका मर्क्यूरी का सिंबल होता है। आपके वो मैनोमीटर में जो अंदर लिक्विड यूज होता है वो क्या होता है? मर्क्यूरी। थर्मोमीटर वाला लिक्विड भी मर्क्यूरी है और इसका भी लिक्विड आपका मर्क्यूरी है। उससे कुछ रीजन होते हैं कि मर्क्यूरी थोड़ा बैड कंडक्टर होता है हीट का, वो आपके ग्लास के सरफेस से चिपकता नहीं है, पानी को नहीं यूज करते उसकी जगह,
पानी भी तो यूज कर सकते थे ना, मर्क्यूरी की जगह क्यों मर्क्यूरी हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी एक बार आप उसको दबा के ऊपर पहुंचा दिए, फिर यदि छोड़ोगे ना तो कुछ पानी तो नीचे आ जाएगा, बट कहीं कहीं बूंद बूंद रहेगी। ये अपन नॉर्मल भी ऑब्जर्व करते हैं ना, तो अगर एक ग्लास में पानी लिए, मैंने पी लिया, अभी भी उसके वॉल्स में कुछ न कुछ पानी के बूंदे चिपकी रहती है, होता है ना ऐसा? मतलब हर बार ऐसा होगा तो कुछ पानी ऊपर चिपका रह जाएगा। ये चीज मर्क्यूरी के साथ नहीं होती। मर्क्यूरी एक साथ ऊपर जाएगा और एक साथ नीचे आएगा, वो वॉल से स्टिक नहीं करता है। इट डू नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ दैट, वो ग्लास का जो बना हुआ आपका ट्यूब, समझ रहे? दूसरा, इवेपोरेट नहीं होता है। अल्कोहल भी नहीं, सिर्फ मर्क्यूरी यूज करते हैं। अल्कोहल भी तो आपका और ज्यादा वोलेटाइल है, वोलेटाइल नेचर का भी है ना पानी, इवेपोरेट हो गया तो वो मैनोमीटर में से अंदर से पानी खत्म हो जाएगा, बार बार भरना पड़ेगा उसके अंदर पानी, समझ रहे? तो इसलिए अपन पानी यूज नहीं करते, वी यूज मर्क्यूरी। ठीक है, चलो सेकेंड लिखना, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको लिखोगे क्या पूरा डेफिनेशन ऊपर जैसे ही है पूरा, जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन लिखे ना, वैसे ही डायस्टोलिक का होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना। ठीक है, चलो चालू करो लिखना, सेम वैसे ही सेंटेंस फॉर्मेशन करना जैसे अपन ने ऊपर वाले ने किया। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड से चालू करेंगे। ठीक है, लिख पा रहे इसी को फॉलो करना है, यहाँ जो लिखो ना, it is a pressure exerted by the blood on the walls of blood vessel। यहाँ पे सेम रहेगा, है ना? और बस ड्यूरिंग से चीज हो, ये था ड्यूरिंग सिस्टोल और वो होगा ड्यूरिंग डायस्टोल। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, नहीं मैक्सिमम ही होगा ना, वहां भी तो मैक्सिमम ही देखेंगे, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक रिलैक्सेशन। नहीं, मिनिमम सिस्टोल भी मैक्सिमम डायस्टोल के बराबर थोड़ी ना होगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, नॉर्मल वाले में क्या हो जाएगा 80, वो 120 था, ये क्या हो जाएगा 80। अपन तो बात किए ना 120/80। It is a pressure exerted by the blood on the wall of blood vessel during the period of maximum ventricular diastolic relaxation. And in a normal adult, it is about, normal resting adult, it is about 80 mmHg. ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है ना? इसका मेजरमेंट का वो इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख लेते हैं, नीचे लाइन में लिखना, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। ये दो पैराग्राफ आपके हो गए ना, दोनों का डेफिनेशन। डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन ही होगा ना। मैं इसलिए बोला कि थोड़ा होश में रह के लिखो क्या लिख रहे हो। हम क्या बोल रहे हैं कि जब वेंट्रिकुलर का मैक्सिमम सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन, उस समय का जो प्रेशर है उसको अपन सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर का क्या मतलब है कि जब आपके वेंट्रिकुलर का मैक्सिमम रिलैक्सेशन के समय जो प्रेशर होगा उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, मतलब सिस्टोल के समय तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन में तो प्रेशर जनरेट होगा, बट नॉर्मल रिलैक्सेशन में भी प्रेशर जनरेट होगा पर कम होगा। समझ रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट लाइन में इसका मेजरमेंट का डिवाइस लिखे थे। ये दोनों समझ में आ गया ना सबको, डेफिनेशन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। चलो नीचे डेफिनेशन इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड
blood pressure is measured with the help of an instrument called blood pressure is measured with the help of an instrument called sphygmomanometer. SPHYG, ये हो गया पूरा स्फिग्मोमैनोमीटर। एक ही वर्ड ना, ये मेरे में यहाँ पे एक आ गया SPK में, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। एक इसमें पंप रहता है एयर भरने के लिए, एक यहाँ पे कफ रहेगा वही बैंड बांधने के लिए, स्टेथोस्कोप रहेगा और मैनोमीटर रहेगा, ठीक है। नहीं, इंस्ट्रूमेंट का नाम तो यही है, उसमें भी प्रिंसिपल तो इसी का यूज हुआ है ना, तो अगर इंस्ट्रूमेंट पूछेंगे तो यही लिखना, ऐसा नहीं लिखना ब्लड प्रेशर मशीन नहीं लिखना। हालांकि आजकल हम वो डिजिटल वाली मांगने आते तो वही बोल के मांगते थे बीपी नापने वाला मशीन है, ठीक है। और एक्चुअली में उसमें भी स्फिग्मोमैनोमीटर का ही कंसेप्ट है, उसका प्रिंसिपल यूज हो रहा है, ठीक है। चलो एक और नीचे नोट करके लिखना, अपन हाइपर और हाइपोटेंशन के बारे में लिख लेते हैं कि अगर ये प्रेशर नहीं रहा 120/80 तो नॉर्मल है, तो अभी हम सबका नॉर्मल होगा, बट अगर कोई हाइपरटेंशन में उनको ज्यादा टेंशन है तो ये प्रेशर बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में लिख लेते हैं, नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखना, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ठीक है, इसमें लिखो हाइफन डाल के, इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, it is an abnormal condition characterized by high blood pressure. It is an abnormal, ये नॉर्मल था, abnormal है ना, it is an abnormal condition characterized by high blood pressure, मतलब ये हाइपरटेंशन का सिम्टम है। अगर आपका ब्लड प्रेशर का रीडिंग इससे ज्यादा आ रहा है मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हाई बीपी बोलते हैं इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर, एग्जांपल लिखो, एक हाई ब्लड प्रेशर का वैल्यू लिख लेते हैं 150/90, ये एक हाई ब्लड प्रेशर है क्योंकि नॉर्मल नहीं है ना, 120 से ज्यादा है पहला वाला और सेकंड वाला भी 80 से ज्यादा है, 150/90, ठीक है। अब इसका मेन कॉज क्या होता है समझना, तो उसका बताइए कि मेन causes of hypertension are overeating, obesity, 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 physical and emotional stress, कोई टेंशन, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। एक टेंशन ना स्ट्रिंग में भी आता है, सुने कभी, वो फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, खिंचाव बोलते हैं जिसको अपन, जैसे किसी चीज को मैं खींच रहा हूँ ना, स्ट्रिंग, बाहुबली देखियो पहला वाला, वो मूर्ति गिरती है और वो रस्सी पकड़ लेता है जाके, देखिए वो रस्सी, फिर वो ऐसे पकड़ता है रस्सी को, है ना, और ऐसे खींचता है, तो कायदे से उसकी रस्सी पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए थी, क्योंकि वो मूर्ति नीचे की तरफ गिर रही है, वो इधर खींच रहा है, बीच में रस्सी है,
तो उसको तो स्ट्रेट होना चाहिए था ना टेंशन के हिसाब से। टेंशन का मतलब होता है अगर मैं एक स्ट्रिंग में फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ तो उतना ही ऑपोजिट फोर्स स्ट्रिंग के उस तरफ भी लगता है। तो ये अगर स्ट्रिंग है ना और मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ इस तरफ, तो उतना ही फोर्स जिसको अपन टेंशन बोलते हैं वो इस तरफ भी होता है। अभी तो ज्यादा खिंचाव पे स्प्रिंग टूट जाती है ना, इधर से भी खींचोगे इधर से भी खिंचाव हो रहा है तो वो टूटेगी। तो उस पिक्चर में क्या दिखा दिया ना कि वो स्प्रिंग ऐसी है, वो बड़ी सी ऐसी कैसे हो सकती है, समझ रहे हैं? तो कह रहे हो तो वो तो उस पिक्चर ने तो फिजिक्स के सारे लॉ को वायलेट कर दिया है। इस हिसाब से वो झरने में चढ़ के जाता है, कोई कोई वहां पे टाई नहीं है, वो स्लिप नहीं हो रहा है टाई में, है ना? तो वो तो फिजिक्स को पूरा वायलेट कर दिया। मतलब आज आज आइजैक न्यूटन जिंदा होते और जितने भी फिजिक्स के बड़े बड़े लोग हैं अगर वो जिंदा होते, आइंस्टीन जिंदा होते, हाँ तो लोग अपना लॉ बदल देते, ग्रेविटी एविटी सब खत्म कर दिया उस पिक्चर में। ठीक है, तो टेंशन को भी खत्म कर दिया। कभी भी स्प्रिंग ऐसे नहीं रह सकती, अगर आप उसको खींच रहे हो तो वो टाइट रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, ऐसे कर्व नहीं बनाएगी। अरे तब भी स्प्रिंग तो स्ट्रेट रहेगी ना। अगर अपन दोनों खींच रहे स्प्रिंग को, आप भी खींच रहे हो मैं भी खींच रहा हूँ वहां से, तो वो ऐसे बीच में ऐसे कैसे हो सकती है इक्वल? अरे ये ऐसा गैप कैसे हो सकता है? वो स्ट्रेट होगा तब तो मूर्ति आगे खिंचाएगी ना, ऐसे कर्व में कैसे खिंचाएगी? झूला थोड़ा झुला रहा है मूर्ति को, उसको तो वो खींच रहा है, स्ट्रेट कर रहा है, तो दैट स्ट्रिंग शुड बी स्ट्रेट। ठीक है, ओके चलो टेंशन आया इसलिए मेरे को याद आ गया। हाँ वो लिक्विड सरफेस में होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, intake of cholesterol rich diet, intake of cholesterol, CHOLES, cholesterol, TEROL, CHOLESTEROL, cholesterol rich diet, smoking etc, smoking etc, स्मोकिंग एक्सेट्रा। ये कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट, ओबेसिटी, ये जो ओवर ईटिंग है, इन सबसे क्या होता है ना आपके जो ये आर्टरीज और वेन्स है ना थोड़े से ब्लॉक होने चालू हो जाते हैं। अब सोचो आप लोग जैसे पाइप में पानी भर के डालते हैं ऐसे मटके में गमले में, तो अगर ऐसी नॉर्मल डालते तो अगर उसका फोर्स कम है तो क्या करते हैं फोर्स बढ़ाने के लिए नल पूरा खोल देते हैं, मत बोलो नल पूरा खुला हुआ है, ठीक है, बस दबा देते हैं सामने से, राइट? यही आंसर चाह रहा है, दबा दबा देते हैं तो थोड़ा और फास्ट निकलता है ना। देखिए वो जेट यूज करते हैं, जेट, तो धार से पानी आना ना, जेट कहाँ यूज करते हैं? जेट है ना, समझ रहे हैं ना जेट, है ना? तो कैसा उसमें तेजी से पानी आता है ना क्योंकि गैप कम है। तो अगर यही चीज आपके आर्टरीज में हुई तो और ब्लड तेजी से जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सब कोलेस्ट्रॉल रिच फूड से ना आपकी आर्टरीज, आपके हार्ट में भी थोड़ा सा क्या बोल रहे चाहिए, ये सब जमने लगता है ऑयली फूड के कारण। ठीक है, उसके कारण आपका आर्टरीज का खुद का रेडियस कम हो जाता है, समझ रहे? तो जो अटैक, हार्ट अटैक वगैरह आता है उसके कारण ही आता है। फिर वो हार्ट अटैक करके पता चलता है कि कितना परसेंट ब्लॉकेज हो गया है, तो बताते हैं 90% ये आर्टरी ब्लॉक हो गई है, इसलिए ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलो तो इसका मेन कॉजेस ये हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप। इट मे कॉज अल्टीमेटली स्मोकिंग से एल्वेओलाई खत्म होंगे। स्मोकिंग आपको क्या करेगा, एल्वेओलाई को ब्लॉक करेगा ना, एल्वेओलाई ब्लॉक करेगा तो आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, फिर हार्ट को और तेजी से बीट करना पड़ेगा काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे मिलियंस ऑफ वर्कर थे ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए, अब वो मिलियन में आधे तो खराब हो गए स्मोकिंग के कारण, है ना? तो अब उसको और जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा ऑक्सीजन को भेजने के लिए। ठीक है, ओके, हाँ इसका, ये तो इसके कॉजेज हो गए, इसका इफेक्ट क्या होगा हाई ब्लड प्रेशर से, तो लिखना नीचे, इट मे कॉज रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये समझ में आ रहा है नहीं? इट मे कॉज रप्चरिंग, फट जाएंगे आपके ब्लड वेसल्स, हैमरेज बोलते हैं उसको, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, है ना? इट मे कॉज रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स which may cause
ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक। ठीक है, सेकंड लिखना, सेकंड, ये तो हाइपरटेंशन हो गया, नोट के अंदर ही सेकंड पॉइंट लिखना, हाइपोटेंशन, 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 ये भी अब नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, और इसमें आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो हाइफन डाल के लिखो, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो ब्लड प्रेशर, it is characterized by low blood pressure, it is characterized by low blood pressure। एग्जाम्पल में जैसे वहां पे 150 90 लिखे थे ना, इससे ज्यादा लिख लो ना, 150 एंड 90, अब इससे कम लिखना दोनों प्रेशर, लिखो 100, लिख लो 100/50 लिख लो, 100/50। ठीक है, ये आपका लो ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, अब इसके कॉजेस लिखते हैं। मेन कॉजेस ऑफ हाइपोटेंशन आर, main causes of hypotension are, main causes of hypotension are dilation of blood vessel, dilation of blood vessels, dilation of blood vessel, dilation of blood pressure, comma, rupturing of blood vessels, rupturing of blood vessels, rupturing of blood vessel, and excessive blood loss, excessive blood loss, and failure of pumping action of heart, and failure of pumping action of heart, and failure of pumping action of heart, failure of pumping action of heart। देखो, डायलेशन का मतलब है कि आपके ब्लड में ना पानी ज्यादा हो गया है, इसे बोलते हैं पानी पीना चाहिए ज्यादा, बट एकदम एक्सेस में पानी पियोगे तो वो भी नुकसानदायक है ना, एक्सेस में तो कोई भी चीज हार्मफुल होती है, तो पानी पीना अच्छी बात है, गर्मी के समय पानी अच्छे से पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, बट एकदम ज्यादा भी पिएंगे ना तो वो आपके ब्लड को एकदम पतला कर देगा। अगर ब्लड पतला हो जाएगा ना, तो जब वो आपके वेंट्रिकल से सिस्टोल होके जाएगा या डायस्टोल होके जाएगा, तो उस केस पे वो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करेगी, देखो ब्लड ज्यादा विस्कस लिक्विड है, पानी कम विस्कस है, और ये पानी आपके ब्लड को थोड़ा पतला कर देगा, पतला कर देगा, तो ऑब्वियसली उसके कारण प्रेशर कम लगेगा वॉल्स के ऊपर। ठीक है, फिर अगर आपकी अगर ब्लड वेसल कहीं से रप्चर हो जाती है, तो भी वहां से ब्लड बाहर आएगा तो ओवरऑल प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और एक और रीजन जो अपन लिखे हैं, फेलियर ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, अगर हार्ट प्रॉपर तरीके से वो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, अगर वो प्रॉपर नहीं कर पाया, हो सकता है कार्डियक मसल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो एक पेस मेकर आता है, सुनो कभी पेस मेकर, वो पेस मेकर अपन हार्ट के अंदर फिर इंस्टॉल करते हैं। अभी ये तो अभी जो नॉर्मल है, जो धड़क रहा है ना, ये तो नॉर्मल है, मतलब नेचुरल वाला है, ये इसको अपन नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं, तो भगवान ने इंस्टॉल करके दिया है। जब ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, एक्चुअली वो पेस मेकर आपके पेरिकार्डियम में ही होता है, पेरिकार्डियम अपन लिखे थे ना कि पेरिकार्डियम एक लेयर होती है हार्ट के अराउंड में, जो आपके हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, और इसी में वो पेस मेकर नेचुरल पेस मेकर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराता है आपके पूरे हार्ट के मसल्स को। अगर ये पेस मेकर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, टायर्ड हो गया है, तो हम एक आर्टिफिशियल पेस मेकर यहाँ लगाते हैं, जो कि उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हेल्प करेगा। तो अगर प्रॉपर तरीके से पंपिंग नहीं हो रही है, तो प्रेशर भी उतना ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, तो लो ब्लड प्रेशर आपको दिखेगा, और सभी केसेस में आपको चक्कर आएंगे, मतलब क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रॉपर फोर्स से फ्लो नहीं कर रहा है, तो ऑक्सीजन हर सेल्स को प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाएगा, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर सेल्स को नहीं मिल पाएगा ना, तो वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएगा।
फेंटिंग, फेंटिंग, कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, है ना, ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाओगे आप, चक्कर आएगा, बेहोश हो जाओगे, ठीक है। दैट्स इट, कितना आपका उसके बारे में है, बस वो हार्ट का डायग्राम आपको बनाना जो मैं आपको बोला हूँ, डबल सर्कुलेशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट लाइन डाल लो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो लाइकवाइज जैसे हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत थी, वैसे ही प्लांट्स को भी वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम फ्रॉम रूट सिस्टम टू शूट सिस्टम, एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम शूट सिस्टम टू ऑल द पार्ट्स, मतलब ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा फूड, बट पानी का तो एक ही डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ऊपर तो पानी आ नहीं रहा ना, जो पानी आ रहा है वो रूट्स के पास ही जा रहा है, ग्राउंड में है, सॉइल में है, तो आपके जाइलम का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है, जाइलम विल टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू शूट्स ओनली, बट फ्लोएम का मूवमेंट दोनों साइड हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो पहला लिखना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फर्स्ट लाइन डालना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पहले वाटर मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर फूड के बारे में देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसमें आइफन डाल के लिखना, the plant absorbs water and minerals, the plant absorbs water and minerals, ये मिनरल्स कहां से आएंगे, सॉइल के पास होगा, या फिर अगर आप बाहर से कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हो, मैन्योर डाल रहे हो, तो वहां से मिनरल्स मिलेंगे। एनपीके पढ़े हो ना, एनपीके का एक तरह का फर्टिलाइजर होता है, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। एनपीके, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं which are required for plants growth. एनपीके, मार्केट में एनपीके नाम से ही आता है, पैकेट में एनपीके लिखा रहता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड डीएपी फुल फॉर्म। The plant absorbs water and minerals from the soil by means of roots, by means of roots, by means of roots, okay, by means of roots, full stop. These nutrients are transported to, these nutrients are transported to, these nutrients are transported to various parts of the plant, various parts of the plant, कहां जाएगा, ऊपर स्टेम्स है, स्टेम्स में फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, उन तक जाएगा ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, है ना। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, stem, leaves and flowers, full stop. This upward movement of water and minerals, अकेला पानी मत लिखना, ठीक है, कभी भी water and minerals दोनों लिखना, those minerals are dissolved in water, okay? Those minerals are dissolved in water, तो आप उसको water नहीं बोलेंगे, उसे अपन sap बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सैप, साप मत बोलना, ठीक है, सैप, सैप मतलब एक ऐसी जूस जैसा सैप जिसमें वाटर के साथ मिनरल्स डिसॉल्व, उसको अपन सैप बोलते हैं, ठीक है। तो दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ब्रैकेट में सैप लिखना, दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ब्रैकेट में सैप
is called ascent of sap. Ascent of sap. Ascent का मतलब होता है ऊपर जाना, तरक्की करना. हाँ बोल सकते हो. सैप का मतलब ऐसी जूस टाइप का कुछ होता है. ठीक है, ठीक है. एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना, तरक्की करना. ठीक है, प्रगति करना. एसेंट. ठीक है, तो ये पानी ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है. ठीक है, तो एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं इस अपवर्ड मूवमेंट को. ठीक है, ओके, फुल स्टॉप. This is done. This is done. This is done. This is done by a complex vascular plant tissue called complex vascular plant tissue called. This is done by a complex vascular थोड़ा बोल रहा हूँ, vascular plant tissue called xylem. xylem. ठीक है, एक एक वर्ड का मतलब समझना. क्या क्या लिखे अपन, एक तो कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखे हैं और एक वेस्कुलर वर्ड लिखते हैं. बाकी तो प्लांट टिश्यू है तो पता ही है, प्लांट के बारे में पढ़े तो प्लांट टिश्यू ही ना प्लांट का काम करेगा, एनिमल टिश्यू ना प्लांट का काम करेगा. राइट, तो प्लांट टिश्यू तो समझ में आ गया. ये दो वर्ड का मतलब समझते. देखो हमारे जो प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं सिंपल टिश्यूज और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. सिंपल टिश्यूज वो होते हैं जो एक ही जैसे सेल से बने होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा, सुने नाम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. ये सब एक जैसे सेल से ही बने हैं. मतलब अगर मैं पेरेन्काइमा का बोल दूं कि एक सेल ऐसा दिखता है तो वो सारे इसी जैसे सेल से बना होगा. टिश्यू है तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो होंगे ना. टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स. टिश्यू तो ऐसी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना कि टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं. इसको डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर. आपको एक काम दूं और वही काम मैं 4 लोग को दूं तो वो 4 लोग पहले कर देंगे क्योंकि वो 4 लोग उस काम को बांट लेंगे और आप अकेले थोड़ा टाइम देके करोगे. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं. तो टिश्यू का मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होता है. एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, सेल्स हैं, उनको वो काम बांट देता है. ठीक है, तो अगर वो सेल्स एक जैसे हैं, अगर वो सेल्स एक जैसे मतलब दिखने में एक जैसे हैं, फंक्शन में एक जैसे हैं, तो उसे अपन सिंपल टिश्यू कहते हैं. क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू. तो ये जो आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब एक जैसे सेल्स के ही टिश्यूज हैं. These tissues are made up of only one kind of cells. ठीक है, बट जब मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करता हूं ना तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ नॉट वन काइंड ऑफ सेल, मल्टीपल काइंड ऑफ सेल्स. मतलब जैसे जाइलम एक एग्जांपल है. जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्योंकि ये एक जैसे सेल से नहीं बना है, इसको 4 सेल्स मिलके बनाए हैं अलग अलग टाइप के. उन 4 सेल्स के नाम है, एक को अपन वेसल बोलते हैं, एक आपका ट्रैकिड्स होते हैं, एक आपके जाइलम के खुद के पेरेन्काइमा है और एक जाइलम के खुद के स्क्लेरेनकाइमा होते हैं. तो 4 टाइप के सेल से आपका जाइलम टिश्यू बना हुआ है. ये पहली बार सुन रहे हैं सारे लोग, सुने ना कि जाइलम आपके 4 टाइप के सेल्स का बना होता है. वैसे फ्लोएम भी 4 टाइप के सेल का बना हुआ है. फ्लोएम के भी 4 टाइप के सेल्स होते हैं. ये दिखने में भी अलग होंगे वेसल बाकी तीनों से, फंक्शनिंग में भी ये तीनों से अलग होंगे. इनका फंक्शन अलग होगा, इसका फंक्शन अलग होगा, पेरेन्काइमा का फंक्शन अलग होगा, स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन अलग होगा. तो इसलिए कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको. और वेस्कुलर का मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू. वेस्कुलर बोलते हैं ना, वेस्कुलर, कनेक्टिव, ये सब आपके ऐसे टिश्यूज के नाम होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. समझ में आ रहा है. ठीक है, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं. जाइलम का थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट. फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ही एक्सक्रीशन लास्ट लाइफ प्रोसेस चालू करेंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू.